Hello and welcome to MBA पाठशाला. So let's start this series जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सीमैट के. तो टुडे विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन. ठीक है, रीजनिंग सेक्शन से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर दैट, एज यू नो दैट देर इज़ अ स्पेशल इवेंट जो आप लोगों के लिए हमने प्लान की है दिस संडे 7 PM. तो डू जॉइन अस एट 7 PM ऑन 12th में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम द रीजनिंग सेक्शन इज दिस इज द मिसिंग नंबर क्वेश्चन. कि आपके पास एक फिगर दिया है, ठीक है, इस फिगर में आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं एंड देयर इज अ नंबर मिसिंग वहाँ पे है. तो हमें क्या करना है, उस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू स्टैब्लिश अ रिलेशन अमंग दीज नंबर्स जो यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक में दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 और 3 और 75. तो हमें कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन इस हिसाब से लगाने हैं, ठीक है, कि इन ये जो नंबर हैं 4 और 3 इनको हमें 75 से लिंक करना है. बेसिकली इनमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट, इनका स्क्वायर क्यूब, ठीक है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, इनको इसको 75 बनाना है. और वही रिलेशन फिर बाकी सब में भी काम करना चाहिए. तो बेसिकली आपको इन नंबर्स के बीच में लॉजिक लगा के सोचना है कि क्या रिलेशनशिप बनेगा. ठीक है. तो इफ़ यू वांट टू ट्राई, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके देन आप एक बार खुद से ट्राई करके फिर सॉल्यूशन पे आ सकते. तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक यूज हो रहा है. विल स्टार्ट विद द, हमेशा थोड़े से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए कैलकुलेशन वाला पार्ट या रिलेशन स्टैब्लिश करना थोड़ा आसान हो जाएगा. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 और 3 एंड 75. तो 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो यू विल गेट 16. 3 का स्क्वायर करें तो विल गेट 9. तो 25. अब 75 मुझे दिख रहा है कि इट इज 3 टाइम्स ऑफ 25. ठीक है. अब जो ये रिलेशन है जो हमने 4, 3 और 75 के बीच हमने स्टैब्लिश किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है, वो हम दूसरे वाले से वेरीफाई कर लेते हैं. तो 7 का स्क्वायर है 49. 9 का स्क्वायर है 81. तो इट इज 130 और 390 इज 3 टाइम. तो दैट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश किया था दैट इज करेक्ट. ठीक है, इसमें भी फॉलो हो रहा है. अब इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या यहाँ फॉलो हो रहा है. 11 स्क्वायर 121. 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा. 185 को 3 टाइम्स कर लेते हैं. 3 5 टाइम्स 15. 24 25 3 555. ठीक, सही है. तो जो हमारा मिसिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा. 9 स्क्वायर will be 81. 13 square will be 160. Sorry, 5 is there na. 13 square and 5 square. 13 square is 116 and नीचे क्या है 5 square. तो 25 हो गया. 14 आएगा यहाँ. 9 और 5 हो गया 14. तो इधर 194 to 3 58. 582 वाला ऑप्शन अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा. दिस इज करेक्ट. फिर सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2023 सेट. यहाँ पे हमें स्क्वायर्स काउंट करने हैं. ठीक है. तो हाउ मेनी स्क्वायर्स इस फिगर में आपको दिख रहे हैं. तो 6 स्क्वायर तो मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 स्क्वायर्स तो मुझे वहाँ पे डायरेक्टली दिख रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्क्वायर आपको बीच में भी नजर आ रहा होगा. एक स्क्वायर जो है ये वाला ऑल्सो देयर. तो +1. और 2 स्क्वायर इसमें और हैं. कहाँ कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे. एक स्क्वायर तो हमारे पास ये हो गया. और एक और स्क्वायर इसमें है. एक और स्क्वायर इसमें दिख रहा है ये वाला. तो टोटल जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए दैट इज 6 + 1 + 2.
तो 9 स्क्वायर्स इसके अंदर टोटल है, ठीक है। दीज टाइप ऑफ द फिगर जहाँ पर आपको क्या करना है, वी जस्ट हैव टू मैनुअली काउंट द नंबर ऑफ स्कोर्स, हम मैनुअली काउंट कर लेंगे। तो 6 स्क्वायर तो डायरेक्टली दिख रहे हैं, एक बीच वाला 7 और 2 स्क्वायर हमारे पास ये है, एक ये बन रहा है और एक स्क्वायर हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करने के लिए एक तो ये तो मैनुअल तरीका हो गया। अगर हमारे पास जैसे मान लो ये दिया हुआ है, एक फिगर दिया है एंड वी हैव टू फाइंड कितने स्क्वायर्स उस फिगर में होंगे। जैसे कि अगर हम एक ग्रिड बना लेते, ठीक है, 4x4। तो अगर जब भी हमारे पास जैसे 4x4 का ग्रिड है और हमें यहाँ पे काउंट करना है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। अब इसमें जो नंबर स्क्वायर्स होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि इधर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4x4, 2 3 4। तो सिंपली क्या करना है, 1 × 1 दैट इज 1 स्क्वायर, प्लस 2 × 2 2 स्क्वायर, 3 × 3 3 स्क्वायर एंड 4 × 4 4 स्क्वायर, ठीक है। इतने स्क्वायर हमें इसके अंदर दिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कितने का था, 4x4 का था, तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर को हम सिंपली ऐड कर देंगे कैलकुलेट करके, तो इतने इसमें क्या निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकले, ठीक है। तो इसमें तो क्या था कि रोज और कॉलम्स आर बराबर, है ना। इसमें अगर हम देखें तो 4x4 का ग्रिड है। अगर ग्रिड हमारे पास इस तरीके से आता है जिसमें रोज कॉलम इक्वल ना हो, फॉर एग्जाम्पल ये है 4 और इधर अपने पास क्या है, 3 है। इसमें हमें क्या करना है, विल स्टार्ट विद 1 और यहाँ पे वी हैव 1 2। तो इसमें जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं वो हम सिंपली कैसे काउंट करेंगे, इसमें तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पे रोज कॉलम्स बराबर हैं, तो जितने कॉलम्स हैं उतनी ही रोज हैं। तो सिंपली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 × 4, ठीक है, फिर 2 × 3 एंड 1 × 3 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × तो इनको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो दिस विल डायरेक्टली गिव अस द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसमें कितने, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक, क्या जो इसका ट्रिक होता है कैसे हम स्क्वायर्स को कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द वे। तो इस वाली फिगर में तो फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मैनुअली अपने को काउंट करना पड़ेगा उसमें। बट इस टाइप के अगर फिगर्स आते हैं तो ये वाला दो केस बनेंगे, अगर m/m का ग्रिड है और m × n का ग्रिड है, रोज कॉलम डिफरेंट, तो आप ऐसे अरेंज कर लेना, फिर लास्ट से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, some students were sitting in a row, Sheila was 12th from the right and Veena was sitting 3rd from the left. So there were 15 students in between Sheila and Veena. So how many students were sitting, ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। तो लेट अस से दिस वाज, ये था हमारा अरेंजमेंट। नाउ शीला वाज सिटिंग 12th फ्रॉम द राइट। अब लेट अस से कि अगर इसको हम राइट एंड मान रहे हैं तो शीला वाज 12th, तो शीला की पोजीशन क्या है, 12th, दैट मीन्स कितने लोग उससे पीछे हैं, 11, ठीक है। शीला के पीछे कितने लोग हैं, 11 है शीला के राइट में, ठीक है। एंड वीना वाज सिटिंग 3rd फ्रॉम द लेफ्ट, अगर माई लेफ्ट हैंड, तो वो शीला, ये किसकी पोजीशन थी, शीला, और वीना वॉज 3rd, वीना इज देयर, ठीक है। वीना की पोजीशन क्या है, 3rd है। नाउ देयर वर 15 स्टूडेंट्स और इनके बीच में, अब इसके पीछे कितने होंगे, इसके लेफ्ट में 2 स्टूडेंट्स हैं, बीच में 15 स्टूडेंट। तो आप इसको डायरेक्टली अगर ये चीज़ आप मेंटली भी विजुअलाइज कर लोगे तो ईजी है, ठीक है। वो 12th पे है तो उसके पीछे कितने लोग हैं, 11, ये 3rd पे है तो उसके पीछे कितने, 2, और इनके बीच में 15 लोग हैं, तो टोटल लोग कितने हो गए, 11 + 15 + 2, और 2 ये खुद भी तो हैं, ठीक है, +2।
तो कितने लोग हैं टोटल रो में? 30. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो आर 30. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिस वाज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा था. दीज आर द मैट्रिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. इस क्वेश्चंस में देखो क्या करना होता है कि आपको एक वर्ड दिया है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेन दिया हुआ है. उस वर्ड का अपने को क्या करना है, यहाँ से वो कोड लैंग्वेज में दिया हुआ है. ठीक है. और उसको आपको डिकोड करना है इन दो मैट्रिक्स को यूज करके. दो मैट्रिक्स को यूज करके हमें उसका कोड बताना है. तो जनरली इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे इसने दिया हुआ है कि अ लेटर फ्रॉम द मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड, पहले रो से लेटर लोगे आप और देन फिर कॉलम से लोगे. ठीक है. जैसे मुझे यहाँ पे इस लेटर, मान लो इस लेटर बी की कोडिंग करनी है, तो बी की कोडिंग हम कैसे करेंगे, या बी छोड़ो फॉर एग्जाम्पल, इसमें तो सेम हो रहा है. लेटर से मुझे डी की कोडिंग करनी है, ये जो डी है, तो इसकी कोडिंग कैसे होगी, पहला आप रो से उठाओगे. ठीक है. फिर दूसरा कॉलम से उठाओगे, मतलब डी की जो कोडिंग है वो कितनी हो गई, 23 हो गई. तो क्वेश्चन में पढ़ते हुए आप थोड़ा सा ध्यान देना कि पहला वाला जो लेटर है वो रो से उठाया है या कॉलम से उठाया है. ठीक है. कई बार ऐसे भी मेंशन हो सकता है कि फर्स्ट बाय कॉलम एंड सेकंड बाय रो, तो उस केस में डी की कोडिंग उल्टी हो जाती, 32 हो जाता. तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि पहला जो है वो हमने कहाँ से लिया है. तो पहला हमने रो से लेना है, दूसरा हमने कॉलम से लेना. तो अब यहाँ पे रेन है अपने पास, तो हमें रेन की कोडिंग, मतलब पहला वर्ड है आर. तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है 57, तो 57 अगर हम देखें तो 5 मुझे कहाँ से लेना है, रो से. तो मतलब ये लेंगे हम 5 और फिर कॉलम से लेना है 7. ठीक है. तो 5 और 7 पे आर है, तो पहला वाला तो सेटिस्फाइड हो रहा है. फिर अब देखो जनरली इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक क्या होता है कि कई बार फर्स्ट लेटर सबका आपको सेम मिलेगा. एग्जामिनर क्या करेगा, फर्स्ट टू लेटर, हो सकता है कि फर्स्ट टू लेटर वो हमेशा आपको करेक्ट सीक्वेंस में दे. उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा. तो इसको करने के लिए एक ट्रिक आप क्या यूज कर सकते हो कि एन से, लास्ट से ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ कि आप पहले आर ढूंढो, एन ढूंढ लो. जैसे यहाँ पे 5 6 है, तो 5 6 पे एन है. ठीक है. मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है. 7 9 पे, 7 9 पे भी एन है. ठीक है. 9 6 पे, 9 6 पे नहीं है, तो 9 6 वाला रूल आउट हो गया. ठीक है. फिर 8 7 वाला, 8 7 पे नहीं है, तो ये भी रूल आउट हो गया. पहला वाला दोनों का करेक्ट है, लास्ट वाला भी दोनों का करेक्ट है. अब 1 2, 1 और 2 पे ए है, 2 और 1, देखो 2 और 1, 2 रो में और 1, ये भी सही है, मतलब इसी से डिसाइड होगा. 3 1, 3 1 पे आई है. ठीक है. तो ये पूरा करेक्ट हो रहा है, लेकिन 2 3 पे आई नहीं है. तो इसका जो आंसर हो गया दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस इसमें ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि कई बार अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि पहला वाला वो कॉलम से लेना है या पहला वाला रो से लेना है, तो चांसेस हैं कि उसमें फिर आप गलत निकाल सकते हो. तो इसलिए ध्यान देना, फर्स्ट रो से लेना है देन कॉलम से लेना है. ठीक है. वो ऊपर मेंशन होगा. कोड जो कोड लैंग्वेज है फॉर द रेन वो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो रहा है. ठीक है. 5 7 पे आर है, 1 2 पे ए है. ठीक है. 3 1 पे का आई है, और 5 6 पे एन भी है. तो ये करेक्ट आंसर. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ गर्ल लीव्स हर हाउस, हर होम एंड वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है. शी टर्न्स क्लॉकवाइज बाई 45 डिग्री एंड देन वॉक्स 30 मीटर. Then she turns anti-clockwise by 45 degree and walks 30 meters. फिर then she turns 90 degree towards her left and walks 60 meter. फिर then she turn towards her home. तो in which direction is she walking? ठीक है. डायरेक्शन सेंस का ये क्वेश्चन है. तो लेटस से कि यहाँ पे है उसका होम. ठीक है. दिस इज हर होम. फिर उसने क्या किया, 30 मीटर्स पहले टुवर्ड्स नॉर्थ. तो लेटस से सर 30 मीटर ये उसने नॉर्थ की तरफ मूव किया. देन शी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज. ठीक है. अगर हम यहाँ पे करें तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में मूव किया 45 डिग्री. ठीक है. उसके बाद 30 मीटर्स उसने चला एंड फिर उसने क्या किया, देन शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज बाई 45 डिग्री.
तब एंटी क्लॉकवाइज अगर वो चलती है यहाँ पे, तो बेसिकली टोटल अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो पहले उसने 45 किया, फिर यहाँ पे और फिर 45 किया, तो दैट मीन्स कि वो वापस पैरेलल हो गई ना अपने टू हर हाउस लाइन के पैरेलल। अब वो 45 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, ठीक है, 45 डिग्री एंड वॉक्स 30 मीटर। देन शी टर्न 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री है तो अपने लेफ्ट में, अगर उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, फेस अगर नॉर्थ की तरफ है तो लेफ्ट किस तरफ हो गया, लेफ्ट साइड। तो इस तरफ उसने कितना मूव किया, देन 60 मीटर, तो 60 मीटर्स यहाँ पर होगी वो। उसके बाद शी टर्न टुवर्ड्स हर हाउस, हाउस की तरफ अगर वो, देन शी टर्न टुवर्ड्स हर हाउस, कुछ इस तरह, किस डायरेक्शन में शी इज मूविंग, शी इज मूविंग इन द साउथ एंड ईस्ट। किस डायरेक्शन में फिर वो जा रही है, साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन किसका था, डायरेक्शन सेंस का। तो पहले उसने घर से चला सीधा, फिर 45 टिल्ट किया एंड देन 45 इस तरफ टिल्ट किया। पहले उसने टिल्ट किया कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देन दिस वाज द पाथ, फिर ये 30 मीटर था, ठीक, और फिर उसके बाद शी कम्स 60 मीटर। तो उसकी जो चलने की डायरेक्शन है वो साउथ में है एंड ईस्ट में। अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम द ब्लड रिलेशन, इज द सन ऑफ बी हु इज मदर, whose mother is C. Okay. A is the son of B, whose mother is C. D is the husband of E, the grand. D is the husband of E, the granddaughter of C. If F is the wife of A, how is F's father-in-law related to D's daughter? ये क्वेश्चन है अपने। तो अब इसमें हम थोड़े से नोटेशन यूज क्या करते हैं बेसिकली, आप एक सर्कल से डिनोट कर दो, से फॉर मेल, ठीक है, से हम यूज कर लेते हैं फॉर फीमेल, और अपने अपने नोटेशन से कोई प्लस माइनस भी यूज करता है, ठीक है। ये हो जाएगा जनरेशन के लिए, जनरेशन, और ये हो जाएगा फॉर कपल्स, और सिंगल हम यूज कर लेते हैं किसके लिए, सिबलिंग। अपने अपने नोटेशंस हम बनाते हैं जनरली, कोई प्लस माइनस बनाता है, कोई ये वाले सिंबल्स यूज करता है, तो अपने सिंबल्स वी कैन यूज। तो यहाँ पे क्या है, इज द सन ऑफ बी, ए जो है, ठीक है, दैट मीन्स कि ए इज अ मेल, इज द सन ऑफ बी, सन ऑफ बी हुज मदर इज सी, और बी की मदर कौन है, ठीक है। अभी हमारे पास बी का जेंडर नहीं है, ए का तो पता है कि दैट इज द सन ऑफ बी हु इज हुज मदर इज सी, और बी की मदर कौन है, सी। डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, ठीक है, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, अभी इनके साथ कोई रिलेशन हमें नहीं मालूम। डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर ऑफ सी मतलब इसकी जो सिस्टर है इज सी, एंड डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, तो हस्बैंड के लिए हम ये यूज करेंगे क्या, ग्रैंड डॉटर है तो ये फीमेल होगी, ठीक है। इफ एफ इज द वाइफ ऑफ ए, एफ इज द वाइफ ऑफ ए, एफ इज द वाइफ ऑफ ए, ओके। हाउ इज एफ फादर इन लॉ related to D's daughter? So how is F's father in law? So F's father in law, F's father in law should be B, है ना। दैट मीन्स कि B जो है, B ही हमें दिया हुआ है ना, तो B यहाँ पे फिर मेल होना चाहिए। F's father in law related to D's daughter, तो D की जो भी डॉटर होगी, ठीक है, D की जो भी डॉटर होगी, एफ्स फादर इन लॉ से कैसे रिलेटेड है, एज ग्रैंडफादर रिलेटेड, ठीक है। तो ग्रैंडफादर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बी का अपने पास जेंडर है नहीं, ऐसा मेंशन नहीं है, बट हाँ जो भी एफ का फादर इन लॉ होगा वो डी की डॉटर का क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा। बाय दैट लॉजिक आप एक फैमिली ट्री बना के इसको सॉल्व। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दीप्ति वॉज वॉकिंग विद हर हस्बैंड राजीव, दे मेट अ वुमेन मिली,
Deepti introduced Millie to Rajiv and said, her brother's father is the only son of my grandfather. ये अब ये देखो स्टेटमेंट कौन बोल रहा है? दीप्ति. दीप्ति ने इंट्रोड्यूस करा है किसको? मिली को. कि जो मिली मिली के ब्रदर का फादर है, तब ठीक है, मिली है, उसके जो ब्रदर है, ब्रदर का जो फादर है, ठीक है, मिली के ब्रदर के जो फादर हैं, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. किसके ग्रैंडफादर? दीप्ति के ग्रैंडफादर. मतलब कि जो मिली के ब्रदर के फादर हैं, ही इज द ओनली सन ऑफ किसके? दीप्ति के ग्रैंडफादर. दैट मीन्स कि फिर मिली जो है इज सिस्टर ऑफ दीप्ति. आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा. दोबारा ध्यान देना, इसने क्या बोला है, ये कौन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो कौन दे रहा है? दीप्ति दे रही है. तो दीप्ति क्या कह रही है? हर ब्रदर्स फादर. हर किसके लिए आया? मिली के लिए. मतलब मिली के जो ब्रदर के फादर हैं, ठीक है, दैट मीन्स मिलीज फादर ही हो गए. इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. तो दीप्ति के जो ग्रैंडफादर के ओनली सन है वो, दैट मीन्स वो दीप्ति के भी फादर हुए. तो दीप्ति और मिली दे आर सिस्टर्स. ठीक. फिर अब ये क्वेश्चन है अपने पास फॉर द इस सीटिंग अरेंजमेंट का है. अब इसने क्या दिया हुआ है? अभिषेक, विनीता, मनीषा, हरी, वैशाली एंड गौरव आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड द रिमेनिंग आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. अब कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है उनके सिटिंग के बारे में. गौरव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता. ओनली अभिषेक एंड विनीता फेस अवे फ्रॉम द सेंटर. मतलब चार लोग जो हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं. सिर्फ अभिषेक और विनीता है जिनकी शेप जो कहाँ पर है? अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं. तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा, ठीक है, उनका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा. जैसे अगर सपोज हम टेबल की सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट, हमारा राइट, ठीक है. लेकिन अगर अवे फ्रॉम द सेंटर है तो इंटरचेंज हो जाएगा. जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, जो राइट साइड था वो लेफ्ट हो जाएगा. तो लेट्स कोशिश करते हैं इस अरेंजमेंट को बनाने का. 6 लोग हैं अपने पास, ठीक है. तो अब स्टार्ट करने के लिए एक फिक्स पोजीशन देख लेते हैं. तो ओनली अभिषेक, विनीता फेस अवे फ्रॉम द सेंटर. वैशाली एंड हरी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. ठीक है, ये सारे के सारे वैशाली, हरी, दे आर ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं. देयर आर 2 पीपल बिटवीन हरी एंड गौरव. अभिषेक इज द नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं इस वाली स्टेटमेंट से कि देयर आर 2 पीपल बिटवीन हरी एंड गौरव. अब हमें ये पता है कि हरी और गौरव जो है वो दोनों टुवर्ड्स सेंटर देख रहे हैं और उनके बीच में दो दो लोग पॉसिबल है. उन दोनों के बीच में देर आर टू पीपल ओनली. 1 या 3 4 5 और 6. तो हम ये कर सकते हैं कि हरी, ये भी इसी वे में हरी और गौरव को बिठा देते हैं. तो दिस इज हरी, दिस गौरव. क्योंकि सिर्फ अभिषेक और विनीता अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, तो दैट मीन्स हरी और गौरव के बीच में हमें ये दिया हुआ है कि देर आर 2 पीपल बिटवीन हरी एंड गौरव. तो चाहे आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, उनके बीच में 2 ही लोग मुझे मिलेंगे. ठीक है. फिर कहता है कि गौरव इज द इमीडिएट नेबर ऑफ विनीता. ठीक है, गौरव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता. अब विनीता मुझे पता है कि शी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा? उसका जो लेफ्ट होगा, सपोज शी इज, अगर वो बाहर की तरफ देख रही है तो उसका लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी गौरव उसके लेफ्ट में आएगा. ठीक है. तो ये हो गई किसकी पोजीशन? विनीता की पोजीशन. ठीक है, ये भी खत्म हो गया. ओनली अभिषेक, विनीता. अब वैशाली एंड हरी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. वैशाली एंड हरी, तो मतलब वैशाली यहाँ भी हो सकती है, वैशाली यहाँ भी हो सकती है. तो और देखते हैं. अभिषेक इज द नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव. अभिषेक, अब अभिषेक क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, और वो नेबर है किसका? गौरव का है, तो इधर होगा. दैट मीन्स मनीषा यहाँ पर होगी. अब बचा कौन अपने पास? वैशाली. तो वैशाली विल बी हियर. तो बाकी लोग तो सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं, बस अभिषेक और विनीता जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं. तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है. गौरव इमीडिएट लेफ्ट में है विनीता के, क्योंकि विनीता आउटसाइड देख रही है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में गौरव है.
ओनली अभिषेक एंड विनीता फेस, ठीक है। वैशाली एंड हरी, ठीक है, वैशाली और हरी एक दूसरे के बगल में भी हैं, सेटिस्फाइड। दो लोग हैं हरी और गौरव के बीच में, ये भी सेटिस्फाइड है। अभिषेक नेबर है बोथ मनीषा एंड गौरव का, तो मनीषा और गौरव का नेबर है अभिषेक, तो ये अरेंजमेंट बनेगा। तो क्वेश्चन है, इफ हरी एंड अभिषेक इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है, कौन कौन, इफ हरी, हीरा, ठीक, एंड अभिषेक, अगर ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, हैविंग सेम फेसिंग डायरेक्शन, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अब जब अभिषेक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, अभी जो अरेंजमेंट है क्या है अपने पास, ये वैशाली है, ठीक है, ये विनीता है, ये गौरव है, ठीक है। अभिषेक की जगह हमें किसको लाना है, हरी को, हैविंग सेम फेसिंग डायरेक्शन, ठीक है, जो डायरेक्शन उनकी पहले थी वही सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो फिर हरी की ये हो जाएगी, ठीक है, और हरी की जगह पे कौन आ गया, अभिषेक। तो अब अभिषेक जो है, हमें बताना है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अभिषेक का लेफ्ट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वैशाली इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक, ठीक है। तो हम सिर्फ उनके प्लेसेस इंटरचेंज कर रहे हैं, हैविंग सेम डायरेक्शन। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है अपने पास। इस 3x3 के मैट्रिक्स में इज फिल्ड विद द नंबर्स फ्रॉम 31 टू 39। तो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये नंबर्स हैं। अब हमें क्या करना है, 3x3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें ये नंबर्स हमें फिट करने हैं इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अबव एंड बिलो का मतलब है सेम कॉलम में है, ठीक है, अबव एंड बिलो का मतलब है दे आर इन द सेम कॉलम, और लेफ्ट राइट का मतलब वो सेम रो में है। तो अब हमें सम बताना है मिडिल नंबर्स का। तो देखो कैसे इसको टैकल करते हैं कि 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32, ठीक है, 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32। मतलब मुझे एक आइडिया लग गया कि 38 और 32 तो एक ही रो में है। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 38 और 32 तो एक ही रो में है ना। 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32, और 39 इनसे नीचे है। अब मे भी हो सकता है सेकंड में हो, मे भी हो सकता है थर्ड में हो, वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। उसको अभी हम टेम्परेली ऐसे लिख लेते हैं 39 की 38 जो है 39 से तो ऊपर है, ठीक है, और राइट ऑफ 32 है, 32 के राइट में। तो अरेंजमेंट अभी कर लेंगे, बट हमें ये पता है कि हम पहले सेम रो में देख लेते हैं कौन कौन है। तो 38 और 32 एक ही रो में है, 39 उनसे नीचे है, तो अब मे भी हो सकता है लास्ट में हो, मे भी सेकेंड पे हो। फिर है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39 विच इज लेफ्ट ऑफ 34। तो 33 जो है 37 के राइट में है, 33 जो है 37 के राइट में, और 39 से ऊपर है, ठीक है, 39 से ऊपर है 33 इज टू द राइट ऑफ 37, मतलब 33 और 37 वो एक ही रो में है, ठीक है। 33 इज टू द राइट ऑफ 37 और 39 से वो ऊपर है। अब सेकंड में हो सकते हैं, फर्स्ट में भी हो सकते हैं। 39 विच इज टू द लेफ्ट ऑफ 34, और 39 जो है वो 34 के लेफ्ट में, तो मतलब 34 मेरा यहाँ होगा। तो ये मुझे पता चल गया। फिर 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35, मतलब 35 फिर यहाँ होगा, ठीक है। 37 इज अबव 36। अब 37 जो है अगर 36 के अबव है तो इसका, और इस रो में 3 हो गए, तो मतलब 36 यही पॉसिबल है, ठीक है, ये मेरा यही पॉसिबल है 36। और बचा मेरे पास अब एक ही नंबर, दैट इज 31। 31 इज अबव 35, तो 31 मेरा यहाँ आ गया। अब देखो मुझे जो पूछा है वो सिर्फ ये पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द मिडिल रो, ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स इन द मिडिल रो में। अब मुझे देखना है कि मिडिल रो में इनमें से कौन 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 सा आ सकता है।
तो अब अगर यहाँ पे देखें 36 जो है वो अबव 36 है एंड 32 है, तो मतलब ये वाली फर्स्ट रो बन जाएगी। तो फिर ये सेकेंड ही होगी, ये थर्ड होगी, तो मतलब यही वाला मेरा मिडिल रो बनेगा। 8 और 2 10 5 15, तो ये सम कितना आ रहा है 105। ठीक है 105। कौन सी रो में है ये मैंने कैसे डिसाइड किया, जब सारे नंबर्स मुझे मिल गए कौन से नंबर किस रो में है, तो मुझे ये दिख गया कि जो यहाँ पे 31 है वो 35 के अबव है। 31 अगर 35 के अबव है तो ये फर्स्ट रो में आ जाएगा फिर। ठीक है 37 जो है वो 36 और 32 से ऊपर है। 32 और 32 से ऊपर है तो मतलब फर्स्ट रो ये वाली हो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है बाकी अरेंजमेंट की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा सिर्फ क्या था कि सम ऑफ द नंबर्स कितना होगा मिडिल रो में। ठीक है तो दैट वाज टफ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिकल था।